warm welcome to In Conversation. तो इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए और कर्मचारियों के इन्हीं हितों की बात करने के लिए आज चर्चा के लिए इन कॉन्वर्सेशन में स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं महेश चंद्र पाधा जी, जो हड़ताल फॉर हार्मनी अपनी इस एनजीओ के माध्यम से इन कर्मचारियों के हित की बात देश के सामने रख रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट और फाउंडर मेंबर हैं हड़ताल फॉर हार्मनी के ये, और आज इनसे बेहतर कोई और व्यक्ति नहीं होगा कर्मचारियों के हित की बात को समझने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। सर, पहले तो जानना यही चाहेंगे क्योंकि अब कर्मचारियों की ये जो हड़तालें हैं और कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं देशव्यापी स्तर पर आवाज उठाती हुई नजर आ रही हैं। जानना यही चाहते हैं सब लोग कि आखिरकार किस तरह की ज़रूरतें इन कर्मचारियों की हैं जिनकी वजह से आज ये इतने पेनफुल हो गए हैं कि इनको सड़कों का रास्ता देखना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का न्यूज़ नाउ का धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। ये आपने जो बहुत बर्निंग इशू है जो आज आपने उठाया, और जो जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मुझे इस का ज्ञान है, तो मैं ज़रूर आपके माध्यम से लोगों में शेयर करूँगा और कुछ बहुत सुझाव दूँगा कि ये लोग क्यों इस स्टेज तक आ पहुँचे हैं जी। तो सबसे पहली बात तो मैं जो करने जा रहा हूँ, मेरी आपके माध्यम से सभी, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, चाहे वो सरकार है या हमारे इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी सेक्टर लगा लो जी। आज जो है, जो देश में महंगाई की से मैं शुरू करूंगा, वो इस सतह तक बढ़ चुकी है कि गुजारा करना बहुत ज़्यादा हर आदमी के लिए एक मुश्किल सी बात हो रही है, जाहिर तौर पर जी। लेकिन हमारे जो, मैं प्राइवेट सेक्टर की पहले बात करूंगा। आज तो जो संगठन कुछ जो सरकारी संगठन भी होंगे वो भी, उनकी भी जायज़ डिमांडें होंगी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स की बड़ा एक सीरियस मैटर है कि हमारा जो वर्कर है वो आज बिल्कुल एक किस्म का निहत्था हो चुका है। मैं जम्मू कश्मीर से शुरू करूंगा। जम्मू कश्मीर में जो आज डाटा भी है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है जी। और जो इंडस्ट्री में वर्कर है, चाहे वो ट्रेडिंग में है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस में, जो सरकार द्वारा तय किए हुए रेट्स हैं, जो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाई स्किल्ड, मैं अभी लोअर क्लास की बात मतलब कर रहा हूँ जी। तो उनको वो भी रेट पूरे नहीं मिल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है जी। और इससे जो प्राइवेट जो इंडस्ट्री है या इंस्टीट्यूशंस में, इसमें आस्ता आस्ता एक नया जो वो सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो मीडिएटर हैं, जो ठेकेदारी सिस्टम है। मैं कहना चाहूँगा सरकार से भी, अभी इंडस्ट्री में बहुत सारी जो स्कीम्स आई हैं, खास करके हम वेलकम करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग उन स्कीम्स का जिसमें सब्सिडी के प्रोविज़न है, उसमें रोज़गार में बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को काम मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ में मैं ध्यान दिलवाना चाहूँगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, और मैं ख़ास करके ये एलजी साहब से भी अपील करूँगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हर चीज़ जो है इस्टेब्लिश करनी है, उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसमें चाहे वो बिजली के रेट्स हैं या उनकी कोई सब्सिडीज़ हैं या कोई दूसरे, तो आगे लोग आएँ, उनको रोज़गार मिले, ये एक वेलकम वाला स्टेप है। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जब जहाँ पे आगे कोई यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो हमारे बड़ी ब्राह्मणा में करते हैं, सांबा में करते हैं, कठुआ में करते हैं, जम्मू में करते हैं, या किसी भी एरिया में जाते हैं, उनका जो इनरोलमेंट सिस्टम है, इनरोलमेंट सिस्टम में वो क्या करते हैं कि जो कुछ सिलेक्टेड लोगों को वो अपना जो पे रोल है, उनका जो कंपनी की तरफ से उनको जो जिसके माध्यम से जहाँ रजिस्टर किया जाता है, उन लोगों को वो वहाँ कर देते हैं। और ज़्यादातर जो एम्प्लॉइज़ है वो क्या करते हैं, वो ठेकेदार के थ्रू उनको वो ले लेते हैं और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है।
तो और इस तरह से सर, इस तरह से तो अगर आप बीच में कोई एक मीडिएटर रख रहे हैं और किसी मीडिएटर के थ्रू आप वर्कर फोर्स को लेके आ रहे हैं अपने यूनिट में, तो विच मीन्स कि इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दोनों ही तरह से हम वर्कर्स को जो पहुंचने वाला एक सीधा फायदा सरकार की तरफ से, वो उनको ना पहुंचकर मीडिएटर को आपने पहुंचेगा। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब मीडिएटर बीच में आ जाता है, मैं कोई मीडिएटर का ये नहीं है कि आप वो वहाँ नहीं जाएंगे। अगर कोई मीडिएटर उनको सर्विस दे रहा है, उसको उससे सर्विस चार्ज दे दो आप, लेकिन मीडिएटर के हवाले आप पूरा वो टेंडर नहीं कर दो कि जितना वर्कर आपकी, अगर ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर काम करता है तो 100 को 100 ही आप वर्कर को वहाँ पे उस मीडिएटर के हवाले करेंगे। वो तो एक बेचारा मीडिएटर होगा, उसकी इतनी तो हैसियत होगी नहीं कि वो 100 वर्कर अपॉइंट कर पाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को इंट्रोड्यूस करवा सकता है, वर्कर को ये बता सकता है उनको कि वो ठीक है, उसके जो सर्विस चार्ज बनते हैं, मैं उसका भी, वो भी वर्कर ही है, वो भी काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये जो प्रथा है, ये जो सिस्टम है कि होलसेल डिपेंडेंस इन मीडिएटर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब कोई कैजुअलिटी किसी किस्म की, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी टाइम पे, इस टाइम पे ऐसे जहाँ यूनिट चल रहे हैं, जहाँ हर जगह पे चलते हैं, वहाँ पे किसी की डेथ हो जाए, हैवी मशीनरी होती है, डेथ हो सकती है, या और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब कोई ऐसी यूनिट है जहाँ पे वर्कर की हेल्थ चेकअप का एक प्रोविज़न है, उसका करना है। जैसे म्यूनसिपैलिटी की आपने जो कर्मचारी की बात की, इन बेचारों को तो गटरों में भेज देते हैं। इवन कि ये हमारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, तो ये गटरों में मतलब इनको भेज के, उसके बावजूद भी इनको उसके साथ हैं, तो ये इंसान, ये ह्यूमन बीइंग्स है ना। तो एक जो भी इनके लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए सरकार के द्वारा, ये गाइडलाइंस हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस को जो फॉलो करना, वो पर्टिकुलरली चाहे कोई सरकारी एजेंसी है या प्राइवेट डिपार्टमेंट से, मैं आपके माध्यम से मेरी यही अपील है कि हम कोई इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं है कि वो आप जहाँ रिलायंस आ रहा है, हम वेलकम करते हैं रिलायंस का, वहाँ पे जिन्होंने वो ले लिए हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा बहुत सारे लोग उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी एक चीज़ सोचने वाली है, और ये ज़रूरी है कि जो जहाँ के लेबर लॉज हैं, जो जहाँ पे मॉनिटरिंग एजेंसी है, उनको ये प्रॉपर अच्छी तरह से काम करना चाहिए। एक आपका जो इशारा है, मैं समझने की कोशिश करूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी हमारी लेबर फोर्स की रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ध्यान में रखते हुए ही उनको रिक्रूट किया जाना चाहिए। टोटल डिपेंडेंस ऑन मीडिएटर पे नहीं रहनी चाहिए मैम। और क्योंकि अगर वो रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर वो रिक्रूट होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि उनको वो वाली फैसिलिटीज, वो बेनिफिट्स जो सरकार की ओर से दिए जाने हैं, वो अवेल करने में एक ईज ऑफ प्रोसेस मिलेगा। देखिए मैम, आप बिल्कुल, आप ये जब हम जो प्रैक्टिकल है जी, एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि नया बच्चा है, वो बीए पास करता है जी, आप उसको, वो जब उसको कहीं पे जॉब मिल जाता है, उसी दिन से उसको वो अपने सपने सजाना शुरू कर देता है। उसके जो है, मैं घर की स्थिति ठीक करूँगा, घर में अच्छा घर बनाऊँगा, बच्चों को जो भाई बहन हैं उनको कोई अच्छी एजुकेशन की तरफ ले जाऊँगा, घर में सोफे लाऊंगा, घर में ये करूँगा, माँ का ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन जो है, ये हर आदमी के ऊपर लागू होती है। मैं पर्टिकुलर, मैं कोई यहाँ कोई शासन करने तो आया नहीं हूँ, तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो मैं जो हकीकत है, और ये इस हकीकत को हर आदमी जानता है, इसी स्टेज से हर आदमी निकला होता है, कोई वो बात नहीं है। तो ये चीज़ एक ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे आज जो इंडस्ट्रीज हैं उनके भी, वो भी पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं इंडस्ट्रीज़ में। मैं वो फिल्में वाली बात नहीं करूँगा कि वहाँ पे कोई ऐसा अत्याचार हो रहे हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी उनसे एक पुरजोर अपील है आपके माध्यम से कि जब वो वहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसको एक पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट लेटर देने में प्रॉब्लम क्या है। वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जगह को कोर्ट नहीं जाएगा, तो कोर्ट में मतलब ये कोर्ट की बात कहाँ से उठती है, जब उसका जो राइट बनता है, वो राइट से ऊपर तो जा नहीं रहा है। उसका राइट बनता है कि मैं अनस्किल्ड आदमी हूँ, मुझे 350 या 355 रुपये, मैं इस सेक्टर में हूँ, मेरा ये अपना ये स्टार्टिंग में बनता है। तो उसके बावजूद उसमें बाकायदा क्लासेस हैं। आजकल कोर्ट तो है नहीं, कोर्ट खा जाएगी आपको, गांजी ये वो कर दिया, वो तो कि जो चीज़ है एक सिस्टम है। जैसे उसकी प्रमोशन होती है, जैसे वो आगे तरक्की करता है, ऐसे इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। अगर कैपिटलिस्ट को, उनको इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, बहुत अच्छी बात है, वर्कर का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में वर्कर का इंटरेस्ट
वर्कर को जो प्रोटेक्ट करना, वर्कर से उतने ही टाइम पे काम लेना, वर्कर को टाइम टू टाइम उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना, ये उनकी एक बहुत अहम जिम्मेवारी बनती है। जो कि मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इशू आपसे यहाँ शेयर करूँगा। ये 2 साल हमने कोरोना का जो टाइम देखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मंथ के लिए फर्स्ट वेव में भी, सेकंड वेव में भी 3 मंथ का जो एम्प्लॉइज़ है या एम्प्लॉयर है उसका जो परमानेंट फंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रधानमंत्री का जो आदेश था उनके माध्यम से ये पैसा लोगों के अकाउंट में आया है, सिर्फ वर्कर का भी और जो इंडस्ट्री का, मतलब दोनों का। उसका जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए था। वो काफ़ी लोग जो हैं वो उनके साथ वो उनको नहीं था बेनिफिट, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं थे। एक मैं छोटी वहाँ पे अगर 20 आदमी काम करते हैं, उन्होंने 2 आदमी 3 आदमी बड़े क्लोज या कोई अपने फैमिली के मेंबर डाल दिए 18। अब वो लोग ब्लेम देंगे हाँ जी वहाँ से मोदी जी ने तो पैसा भेजा है तो हमें पैसा नहीं मिला, तो मोदी जी ने घर थोड़ा आना। अब वो रजिस्टर होते, जिनके वो रजिस्टर थे उनके ऑनलाइन पैसे आ गए, जैसे किसी के पैसे आ रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो रजिस्टर है वहाँ पे 2000 रुपये उसको 3 महीने में मिलता है। मैं भी उसमें एक छोटा सा किसान हूँ, मुझे भी 3 महीने, मुझे नहीं किसी के पास प्रॉब्लम आई थी। सेम स्थिति ये मतलब अगर आपके कागजात एम्प्लॉयर के माध्यम से सही स्वरूप में रखे जाएंगे तो उसकी ऑफिशियल कार्रवाई करने के लिए एम्प्लॉयर को भी सहूलियत होगी और वर्कर को भी सहूलियत होगी, और ये काम सिर्फ एम्प्लॉयर को ही करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अल्टीमेटली सिर्फ एम्प्लॉयर के पास रहती है। इसमें एम्प्लॉयर को जो अवेयर करना है, एम्प्लॉयर के लिए जो गाइडलाइंस है, जो हमारी लेबर एजेंसी है, मैं सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे लेबर के प्रेजेंट कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जो हो गया, लेकिन मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि वो प्लीज़ अपने जो इंस्पेक्टर हैं और अपने जो लेबर अफसर हैं, जो ALC हैं, मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा ज़्यादा इनको बताने की ज़रूरत है कि आप सेक्टर्स के लिए सीरियसनेस दिखाओ। अगर बातें खोलने पे अगर वो बात मैं कहूँगा तो मतलब बिल्कुल ही बुरा हाल है, लेकिन कम से कम वो इनिशिएटिव ले, इसकी शुरुआत करें कि इवन की जहाँ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने अटेंडेंस रजिस्टर तक नहीं रखा हुआ है। अब एक वर्कर है, उसको अगर नौकरी मिल जाएगी वो अपने मालिक के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अब इवन की वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करेगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इसमें और यहाँ पे ये पता ही नहीं होता कब आया कब चला गया। भाई कल को और कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई आपसे कोई रिकॉर्ड ही मांगता है, तो आप लोगों को भी तो दिक्कत है उसको आने का, उसको जाने का, ये कहाँ का है, कहाँ कैसे क्या काम करता है। वेरिफिकेशन के लिए भी जरूरी है, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना, खास तौर पर एम्प्लॉयर्स के पास होनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि यहाँ पर किस समय कौन सा व्यक्ति संवेदनशील स्थितियों में फंस जाए। और आपसे कार्यक्रम के आखिर में ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि सबको यही लगता है कि कोरोना काल हुआ, सबको नुकसान हुआ, इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी खासा नुकसान देखना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम एक वर्कर की बात करें, आप स्किल्ड की बात कर रहे थे, अनस्किल्ड की बात कर रहे थे, सेमी स्किल्ड की बात कर रहे थे, इस तरह के जो वर्कर्स हैं इनकी वेजेस कितनी रहती हैं? मैम जो हमारे ये वेजेस जो गवर्नमेंट द्वारा इनकी फिक्स की हैं, ये सेक्टर वाइज हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, ये 350 से अनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, कोई 10,500 से ये वर्कर जो है उससे कम किसी की भी तनख्वाह, जो अनस्किल्ड की बात कर रहे हैं जी, जो अनस्किल्ड है। अब कहीं पे यहाँ जैसे ये आयरन इंडस्ट्री है, यहाँ पे ये रॉड्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे उसका रेट उस तरह से तय किया हुआ है, तो वो जो है 10,500 जो है वो रेट कम से कम भी वर्कर का होना चाहिए। और मैं एक महीने के लिए, एक महीने के मतलब एक महीने का। तो अगर हम एक जनरलाइज्ड आम भाषा में कहें तो किसी भी एक वर्कर की, चाहे वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, उनकी 10,000 की पगार होगी
1 महीने की। 1 महीने। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहां हम बात कर रहे हैं आधुनिकता की और जहां हम इस आधुनिक युग में 1000 रुपये प्रति सिलेंडर दे रहे हैं जो कि घरेलू सिलेंडर है, तो ऐसे में आप हर घर में सिलेंडर पहुंचाने की बात कर चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत आपने सबको गैस दे दी है। जो चूल्हा जलाते थे अब वो चूल्हा ना जलाकर गैस जला रहे हैं और उसको जलाने के लिए, उसकी गैस की आपूर्ति करने के लिए उन्हें अगर हर महीने 1000 रुपये सिर्फ सिलेंडर के ही देने पड़े तो वो व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई करवाएगा, क्योंकि सब जानते हैं आज के इस आधुनिक युग में शिक्षा से लेकर खाना खाने तक के सामान तक की इतनी महंगाई बढ़ चुकी है जिसके लिए आप किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि आज के इस माहौल में 1 महीने में अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी हों तो वो भी कभी कम पड़ जाते हैं अगर हमने बच्चों की सही से परवरिश करनी हो। और इस तरह का जो तबका है, जो हमारा वर्कर तबका है, ये अपने बच्चों को स्किल्ड प्रशिक्षण देते हैं और उसके साथ चाहते हैं कि उनकी शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी हो और बेहतरीन शिक्षा देने के लिए ही वो ज़्यादातर अपने गांव से उठ करके हमारे जैसे राज्यों में आते हैं। तो इस बात का कहीं ना कहीं संज्ञान ज़रूर लिया जाना चाहिए। आज आप इन कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़े और वर्कर्स के ऐसी कुछ बातें हम सबके साथ साझा की जो शायद कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों में, कुछ दर्शकों को ना पता हो, कि जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, हम ये भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे आपके सुझाव हम ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आपके माध्यम से जो सुझाव आए हैं वो प्रशासन तक पहुंचे और उन सुझावों के मद्देनज़र रखते हुए वर्कर्स की रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ को एक बार फिर रिवाइज किया जाए। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इसी तरह की शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात हर बार हम करवाते रहेंगे। आप सिर्फ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन कॉन्वर्सेशन। टिल देन, दिस इज बिंदिया तिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।